बख्शिंदर सर हैं, तो एक बार फिर से उनके लिए जोरदार ताली, क्योंकि वो है ही बहुत सारे कार्यों में आए। जब मैं गया था उनको निमंत्रण करने के लिए, सर आपसे बाहर गए हुए थे, लेकिन बस जैसे मैंने फोन किया कि सर हम लोगों से आए हैं, आप प्लीज आइए, हमारे बच्चे आपको वेट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बार में हाँ बोल दिया कि मुझे जाना है वहाँ। तो इसलिए जोर से ताली से मिले।
निर्वाचित हूँ। ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सदा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसी के कर्तव्य का सदा निर्वहन रखूंगा। जय हिंद। नाम उनका हमेशा दिलों की धड़कन रहेगा, याद करेगा उन्हें हर पल के साथ। उसके साथ पुष्प लेके सम्मानित करें। धन्यवाद सर, आप हमारे वाकई में ऑपोजिशन का आरोप है कि हमने 90,000 से भी ज़्यादा स्कूल बंद किए हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि हमने अधिकांश स्कूल को आपस में मर्ज किए हैं, क्योंकि वहाँ पर 50 से भी कम विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, और जहाँ पर 10 से भी कम विद्यार्थी पढ़ने आते हैं वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी और रिसोर्स सही को नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग को ना चाहते हुए भी उस स्कूल को बंद करना पड़ा, और ये स्कूल बंद करने के बाद हम लोग वहाँ का रिसोर्स बचा रहे हैं ताकि बाकी स्कूलों में चौक के अलावा कंप्यूटर भी दिख सके। स्पीकर में स्कूल इमारतों से नहीं, बच्चों से जाया है। अगर बच्चे ही नहीं आएंगे तो स्कूल को नाम के लिए खुले रखना ना ही शिक्षा के हित में और ना ही राष्ट्र के हित में, ना ही राष्ट्र के हित में। कोई अपने बेटियों को ऐसे स्कूल में क्यों ही भेजेगा जहाँ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा तक मौजूद नहीं है? क्या मंत्री जी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहाँ शिक्षक डेवलपमेंट कराकर या प्रतिशत के आधार पर नौकरी करेगा? ये सवाल केवल शिक्षा का नहीं है, यह गरीब श्रेणी का गलती करने से अन्याय है। ये लोग जानबूझकर सरकारी स्कूलों को बर्बाद करते हैं ताकि गरीब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजें और इन लोगों की जान गर्म होती रहे। इसका नाम सुनी है या केवी या बनने वाला कोई जानता नहीं है? अरे होगा भी कैसे? तुम लोगों को तो हम लोग के खिलाफ साजिश करने से फुर्सत नहीं मिलती, और राजस्थान के छल देने पर वो रो रहे हैं जिनके सरकार ने ना
स्कूल का छत दिया था और साथ साथ तो बजट नहीं था। और सरकारी स्कूल में टॉयलेट का बात वो कर रहे हैं जिन्होंने 70 साल तक पूरे देश को खुले में स्वच्छ करवाया। व्यवस्था का वो तो पूछा ही मत। अरे वो क्या बकरी चलाएंगे? अरे तो सीधा एग्जाम ईवीएम पे। खैर छोड़िए, हम लोग तो फिर भी ओडिशा में 5 मॉडल स्कूल बनाए हैं और पूरे देश में 300 से अधिक मेडिकल कॉलेज और 550 से भी अधिक यूनिवर्सिटी बनाए हैं। टॉप यूनिवर्सिटी में आती है। अगर आती तो आप लोग अपने बच्चों को क्या ही भारत के ही यूनिवर्सिटी या सरकारी स्कूलों में पढ़ाते, ना कि विदेश में भेजते। सरकारी स्कूलों का इतना तारीफ करते हैं और अपने बच्चों को जाके विदेश भेजते हैं, विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्कूल लोग भी फाइनेंस में सर्टिफिकेट पढ़ेगी। और कम्युनिकेशन में जो बेटा कहाँ जाएगा? वो जाएगा यले यूनिवर्सिटी। रुकिए, विदेश में तो और विदेश बाकी है और इन लोगों को तो और जगह भेजना है अपने बच्चों को। फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बेटा कहाँ जाएगा? वो जाएगा पेंसिल्वेनिया। और अभी हमारे सदन में एक मुख्य व्यक्ति है, पूरा स्पेशल गेस्ट। अगर वो अपने बच्चों को विदेश नहीं भेजेंगे तो उनके दिल को सुकून कैसे मिलेगा? वो है हमारे विदेश मंत्री। विदेश मंत्री का बेटा कहाँ पढ़ेगा? वो पढ़ेगा जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में। पर गरीब का बेटा जाएगा कहाँ? वो जाएगा खदान में, ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह सूरत या चेन्नई की किसी फैक्ट्री में मजदूरी करेगा वो। अरे हम तो चाहते ही है कि गरीब का बेटा ना पढ़े। अगर पढ़ लिख लिया तो इलेक्शन के टाइम पे आपके पार्टी का झंडा लेके नाचना कौन? अरे आप फुलवाइए ना। अरे फुलवाइए ना अपने बच्चों को विदेश में पैसा नचवाइए। गरीब का बेटा क्यों नाचेगा? क्यों नाचेगा तुम्हारे इलेक्शन के टाइम पे? विदेश भेज देते पढ़ने के लिए, तो आप ये सवाल मुझसे क्यों नहीं पूछे? तब तो सर आपकी ही सरकार थी ना उस टाइम पे। आपकी सबकी सरकार ने पिछले 70 सालों में एक भी यूनिवर्सिटी में टॉप 100 में नहीं ला पाए और अब मुझसे 10 साल का हिस्सा मांग रहे हैं। स्पीकर में इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम चेंज कर लेने से वो मेडिकल कॉलेज नहीं बन जाता, वैसे ही गांधी जी का नाम लेने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता। अरे आपको 10 लाख ऐसा चाहिए ना, अभी देता हूँ। सदियों से खंडर बना हुआ अनाथा यूनिवर्सिटी का उधर पिछले 10 साल 7 आए और 15 बनाया किसने? आपने? नहीं ना, हमने। 70 साल तक देश के लिए कुछ नहीं किया। अरे तो वही बात हो गई जैसे जीरो पे रन आउट बैट्समैन किसी और को बैटिंग का कोचिंग दे रहे हो। पर तुम्हारा लहका बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं गई। जरा तो सुधरा देंगे नवाजा, अभी से उड़ने लगे हो हवा में। वाह वाह, जो 2000 आईआईटी और एम्स बनाकर ऐसे कूद रहे हो, इसकी शुरुआत किया किसने? हमने।
जीते, वही ट्रॉफी हो जाएगी। पहला जिसमें बैट और बॉल से खेल होता है जिसे हम कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा जिसमें हम युवाओं के भविष्य के साथ खेलते हैं जिसे हम कहते हैं इंडियन पेपर लीग। मैं थोड़ा लिस्ट लेकर के आया हूँ, आप लोग देखिए कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करने के बहाने उसे बर्बाद किया जा रहा है। जब एक देश के युवा ने हमसे रोजगार मांगा तो हमने उसे क्या किया? नहीं, क्या ही दिया, मैं बताता हूँ क्या किया। पहले यूजीसी एनईटी पेपर लीग, उत्तर प्रदेश लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीग, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पेपर लीग, बिहार पब्लिक सर्विसेज कमीशन एग्जाम का भी पेपर लीग, गुजरात हेड क्लर्क एग्जाम का भी पेपर लीग, एसएससी सीजीएल का एग्जाम का भी पेपर लीग, यूपीटीईटी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस ग्रुप डी एग्जाम का भी पेपर लीग, उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी पेपर लीग, आसाम पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम का भी पेपर लीग, तेलंगाना और कर्नाटक का एसएससी एग्जाम पेपर लीग, फिर आखिर में नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का भी पेपर लीग। पेपर लीग कर करके युवाओं के आंखों से नौकरी का सपना छीन लिया है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक हर एक 38 सुसाइड कर रहे हैं। 38, क्या इसका जवाब है इनके पास? बताइए, है इनके पास? हमने एक कानून बनाया है जिसके तहत अगर कोई अपराधी पाया जाए तो उसे 5 से 10 साल की सजा और साथ साथ एक और तरीके का जुर्माना का प्रावधान है। और साथ साथ हम लोग स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, जिसके तहत 2025 में पेपर लीक ना के बराबर है। क्या आपको ये सब दिखाई नहीं दे रही है? तो शुभम जी, आप अपना चश्मा बदल दीजिए, तभी आपको 2025 की सफाई दिखेगी। तो 2025 में उड़ीसा का स्पेशल ओटीईटी का एग्जाम पेपर लीक कैसे हुआ? हाँ, कैसे हुआ? और अब चश्मे की बात करते हैं राजू जी, एक बार जल्दी के हाथ खुलने दीजिए, तब तो मजा आएगा ना। तो देश के युवाओं को, आप लोग तो वही है ना जिन्होंने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो मिल गई 11 साल में 22 करोड़ युवाओं को नौकरी? हाँ, मिल गई क्या? अगर मिल गई होती तो युवा दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहे होते, समझे ना? स्पीकर मैम, ये सरकार इतनी दोगली हो चुकी है कि अगर कोई युवा कावड़ लेकर के देवघर जाए तो उस पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। जरा गौर फरमाइएगा आप लोग भी, उस पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। और जब वही युवा इनके पास नौकरी मांगने आएगा तो उसे क्या मिलेगा? नहीं, क्या ही देंगे ये लोग? पुलिस की लाठी, पेपर लीक का सुनहरा सा तोहफा और बड़े व्यक्ति की सलाह। यही तो समझ जाने जाते हैं ना आप लोग। हाँ, जरा गौर फरमाइएगा स्पीकर मैम, ये लोग युवाओं को पहले से मारते ही आए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने टीचर्स को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ स्पीकर मैम, वही टीचर जो हमारे देश का भविष्य बनाते हैं, उन्हें दिल्ली की सड़कों पर पीटा गया, उनके साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया गया है। क्या यही सपना देखा हमारे देश को वीरों ने? हाँ, आज हमारा संविधान खतरे में स्पीकर मैम, सिर्फ और सिर्फ इनकी तानाशाही की वजह से। कितना हुआ? 10 साल ना? 2004
आईना दिखाने उनको अपनी अतीत की याद दिलाइए। अब बोल लेते ना हमने क्या किया, अब बोल लेते ना हमने क्या किया। पोक्सो कानून को सख्त किया, निर्भया फोर्स को सक्रिय किया, वन स्टॉप सेंटर 182 हेल्पलाइन मिशन के कार्यक्रम को शुरू किया। हम अपराध छिपाते नहीं हैं, कानून को मजबूत करते हैं। हम पीड़ा पर भाषण नहीं, व्यवस्था में सुधार लाते हैं। जिनके दौर में चिट्ठी दबाई गई, जिनके दौर में चिट्ठी दबाई गई, वो आज हम पर सवाल उठाते हैं। जिनके न्याय में राज होता रहा, जिनके राज में न्याय होता रहा, वो आज हम पर सवाल उठाते हैं। इस धरती का बंधन करने यहाँ विदेशी आए थे। श्रीलंकन ने अपना बेटी देके इसका मान बढ़ाया। श्रीलंकन ने अपना बेटी देके इसका मान बढ़ाया। और मदद नहीं खाने माँ का दर्जा इधर नहीं तो माँ था। फिर क्यों लेट हवा ये नन्ही गलियों पैरों से रोज गुजरती जाती है, ठीक है ना? आज देश में 3 लाख कामों को दिए क्या ये बात का टाइम खर्चा कोर्ट की पता है। नहीं जाने। आज भी अकेले में नहीं, और जहाँ भी है वहाँ नहीं हो रहा। और पुलिस में कमजोर कोर्ट दे सालों तक बड़े वो क्या पड़ा बच्चियों के लिए सपोर्ट सिस्टम सिर पे कागज में बच्ची बन के रह गया है। ये वजह सिर्फ 14.3% पोक्सो के मामले में कन्विक्शन हो रहा है। और तारीख पे तारीख लड़कियों की कमर तोड़ दिया जा रहा है। और फिर तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए वो सिस्टम के सामने हार मानकर मजबूर है। ये किसी एक लड़की का हार नहीं, ये किसी एक लड़की का हार नहीं, तो फिर देश का हार होती है। अरे आप कहते हैं ना, आप बिना ठोक के कहते कोई हैं भी ना कि हमारे देश का कानून और न्याय सख्त है, तो फिर इतना ही सख्त कानून न्याय है तो हमारे देश की लड़कियों को न्याय किस लिए नहीं मिल रहा है? ऐसे कमजोर व्यवस्था को हमारे देश की लड़कियां, हमारे देश के लोगों कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे स्वीकार कर सकते हैं, बताइए। अच्छी बात है, लेकिन आधार में कैसे लेकर भय फैलाना उचित नहीं है। पोक्सो कानून की सख्त किसने बनाया? किसने? हमने। 5 लाख किसने बनाया? और फोरेंसिक लैब की विस्तार के लिए बजट में अनुमति किसने लाया? किसने? ये नंबर हमारे क्या है? आपने सदस्य पेंडिंग केसेस की बात करते हैं ना, पेंडिंग केसेस की, लेकिन इससे पहले ये बताना चाहिए कि वर्षों तो गैर तरीके जो पोस्ट वैकेंसी उनको क्यों नहीं मिल गई, क्यों नहीं मिल गई? फोरेंसिक लैब की विस्तार क्यों नहीं की गई? व्यवस्था की वजह किस बात को कर? अरे बताइए ना, 3 बार फिर कम मिल गए। आज हम नियुक्ति में तेजी ला रहे हैं, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर रहे हैं, डेली लैब्स की विस्तार कर रहे हैं और राज्य के साथ मिलकर नया प्रक्रिया में काम एंगल बनाने की लागू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष बोले दोस्त केवल गिनाना आसान है, लेकिन सुधार करना, लेकिन हम सुधार के रास्ते पर चल रहे हैं और परिणाम आपके सामने लगे। अगर जिनकी दौर पे अंधेरे थी वो उजालों से सवाल उठाते हैं, जिनकी दौर पे अंधेरे थी वो उजालों से सवाल उठाते हैं। हमने याद रखना शुरू किए, इसलिए कुछ लोग घबराते हैं, इसलिए कुछ लोग घबराते हैं। सच्चाई कड़वा होता है ना, इसीलिए तो कहते हैं जो आईना तोड़ते हैं वे सूरज पे इल्जाम लगाते हैं, जो आईना तोड़ते हैं वे सूरज पे इल्जाम लगाते हैं। और जब चोरी पकड़ी जा रही है तो गुस्सा दिखा रहे हैं। देश की राजनीति को नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। न्याय की राह भले कदम पर कदम को भी रुकेगी नहीं, न्याय की राह भले कदम पर कदम को भी रुकेगी नहीं, देश की हर बेटी की विश्वास को भी टूटेगी नहीं और यह सरकार कभी झुकेगा
We wish them a happy and prosperous day ever can. We also convey our warm greetings to them, to the government of France and French Republic and the people of France. Thank you. Now, जमाने लग जाए या तो अच्छे दिन याद है या फिर हमें ठिकाने लग जाए। माननीय स्पीकर, आज हमारा भारत डिजिटल पेमेंट्स और ट्रांजैक्शन के मामले में बहुत आगे निकला है। इतना कि आपको हर गली नुक्कड़ पर कोई ना कोई तो QR कोड स्कैन करना हुआ जरूर दिख जाए। लेकिन आम आदमी का खाता, उसका क्या? उसे तो कोई नहीं पूछ रहा ना। वो तो चार्जेस और फीस से तड़प रहा है, उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। पहला, मिनिमम बैलेंस गारंटी। अगर किसी गरीब के खाते में मिनिमम बैलेंस ना रहे तो उससे महीने में 100 से 600 रुपए तक काट लिए जाते हैं। और इस चार्ज को लगाने के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों ने लगभग 3500 करोड़ रुपए की कमाई की है। और अगर ये रकम इन्हें छोटी लग रही है तो बांट दीजिए आम जनता में, क्या ही हो जाएगा आपका इससे? फिर बाद में किसी नई प्रोजेक्ट के नाम पे इससे ज्यादा वसूल लीजिएगा। दूसरा एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस। पहले 3 फ्री ट्रांजैक्शन हर बैंक हमारे हाथों में हमें दे देते हैं, लेकिन उसके बाद हर बार 30 रुपए काटे जाते हैं। इसका जवाब है वैसे ही इन लोगों ने इतने सारे टैक्स लगा रखे हैं, फिर ऊपर से जो बचता है उससे निकालने के लिए हमें टैक्स देंगे हैं। तीसरा, इनएक्टिविटी फी। अगर कोई व्यक्ति मजबूरी में अपना अकाउंट थोड़ा कम चलाए तो उसे भी परेशान करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस पर भी ये लोग उसका अकाउंट से 100 से 200 रुपए सालाना काट लेते हैं। फिर बैंक स्टेटमेंट के पैसे, SMS अलर्ट के पैसे, यानी ट्रांजैक्शन फीस वगैरह वगैरह। अरे इन चार्जेस के बारे में बताते बताते मेरी सांस फूल गई। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो लोग इसका भार लिए अपने सर पे घूम रहे हैं, उन पे क्या बीती होगी। पहले तो बैंक मुझसे कॉल करता है, बड़ी बड़ी बातें करके हमें लोन बेचता है, फिर बाद में उसी लोन के लोन डिस्लिंग का नाम पर 1 से 3% तक लोन अमाउंट से काट लेता है। और ऐसे तो इनकी अच्छी खासी कमाई हो ही जाती होगी। फिर अगर कोई व्यक्ति समय से पहले अपना लोन चुका भी दे तो उसका जीना हराम करने के लिए भी ये लोग उस पर प्रीक्लोजर चार्जेस लगा देते हैं। माननीय स्पीकर, मैं आपसे कहता हूँ जरा इनकी डिक्शनरी उठाइए और कहीं पे भी सेवा शब्द लिखा है क्या वो ढूंढ के देखिए, कहीं नहीं दिखेगा। सजा शब्द, हाँ वो हर पन्ने पे दिख जाएगा। सरकार वित्तीय समावेशन की बात करता है, लेकिन जो इतने सारे चार्जेस और फीस है ये तो आदमी को हतोत्साहित कर रहे हैं ना। इसका जवाब है क्या वित्त मंत्री जी बताएंगी कि चार्जेस की समीक्षा कब होगी? पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ठोस कदम कब उठेंगे? तब उठेंगे जब आदमी का हक उठने का समय आएगा। अरे मैं तो कहता हूँ डिजिटल इंडिया का सपना तभी साकार होगा जब ना देश आम जनता का साथ देगी, ना कि उनके सर पे खड़े होकर भरतनाट्यम करेगी। धन्यवाद। लग गया था जुबान पे ताला, दवा नाकाम रही तो इमरजेंसी में हाथ संभाला। जब चीन ले गया अक्साई चीन, तब पता चला ये कबूतर उड़ाने वाले ही कर रहे थे सारा घोटाला। अभी सदस्य जी ने सच्चाई का ज्ञान दिया है, पर इनको तो पता ही नहीं कि असली सच्चाई कुछ और है। आपको सच्चाई जाननी ना तो लीजिए मैं
पर मजबूत है। ये नोट नहीं, विद्या सशक्तिकरण है। डिजिटल क्रांति, डीबीटी, जनधन, आधार और मोबाइलिंग, इससे मिडिलमैन को हटाकर सीधे किसानों को उनके खाते में सहायता दी जा रही है। तो बताइए, ये लूट है या विद्या सशक्तिकरण है? बताइए। जो व्यवस्था को मजबूत करे उन्हें कटघरे में मत खड़ा करो। जो व्यवस्था को मजबूत करे उन्हें कटघरे में मत खड़ा करो। जो पुल बना रहे हैं उनके शब्द का पत्थर मत फेंको। विश्वास की नींव पर अर्थव्यवस्था टिकती है जनाब। हमने अपनी नींव को बहुत मजबूत किया है, इसे कमजोर कहने का हक कोई हक नहीं है। जनधन खाते का उदाहरण लेकर पूरे बैंकिंग व्यवस्था को निर्दोष घोषित नहीं किया जा सकता। देश का मतलब कैंसर होगी क्या हमेशा विशेष श्रेणी में आते हैं? अरे उनमें तो मिनिमम बैलेंस की वसूली जारी है। यूपीआई फ्री है, ये सच है, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था केवल यूपीआई नहीं है। शाखा में जाइए, स्टेटमेंट लीजिए, बैंक से पैसा निकालिए तो लोन लीजिए, हर कदम पर शुल्क करना है। सरकार कहती है लागत है, अरे हम पूछते हैं क्या ये लागत भी और सरकार की जेब से काटी जाएगी? जब बैंकों का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर है तो क्या उपभोक्ता शुल्कों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में 40,000 करोड़ का बजट दिया गया था और ये घोषणा की गई थी कि लंबाई 205 किलोमीटर है। लेकिन आप क्या देखिए कि 25/2015 को योजना लॉन्च होती है और 40,000 करोड़ का बजट दिया गया है, लेकिन लंबाई के प्लानिंग नहीं गई। फिर इस योजना को 2 साल और बढ़ाया जाता है, फिर 1 साल और बढ़ाया जाता है। बजट बढ़कर अब 1,62,000 करोड़ जो पिछले बजट से लगभग 3 गुना जाता है। लेकिन अगर फिर जब हटा देंगे तो इतने सालों इतने बजट के बाद इसकी 20% का भी पूरा हो पा रहा है, बाकी का 80% का मतलब पूरा ही हुआ नहीं। क्या ये सरकार सो रही है? हमें इसका जवाब चाहिए। उद्देश्य था सोच रहे लोगों के अंदर आधारभूत संरचना, डिजिटल सेवाएं और टिकाऊ विकास देना।
देश ने तो मांगी थी उजले किरण, राजा ने हुक्म किया तो आंधी लगा दी है। स्पीकर मैम, ये पहली सरकार है जिसने अपने अहंकार में विभाजन नीतियों से हमारा देश का गला घोट दिया है। किसान की थाली से अन्न छीन लिया, युवाओं से उनकी रोजगारी छीन ली, व्यापारी से उनकी कारीगर छीन ली और महिलाओं से उनकी पूंजी छीन ली। सरकार सोचती है, समझती है, फिर करती है, लेकिन ये सरकार न सोचती है न समझती है, सिर्फ प्रवास में लगी रहती है बस। मेरा सवाल फाइनेंस मिनिस्टर से है कि देश में बढ़ती महंगाई के ऊपर वो क्या कर रहे हैं? कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब शिकारी अपनी कहानी खुद को महा करेगा कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम ये मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए जो बोल रही हो सच, कि जान हथेली पे लिए जो बोल रही हो सच, उसको ये विपक्ष कभी बोल नहीं सकते। ये जमीन पे रहने वाले कीड़ा हम पर आरोप लगा रहे हैं, इनको खुद की दामन में झांकने की औकात नहीं है। आज फिर वही पुरानी पड़ता था, आरोपों की आंधी सत्य से दूरी। स्पीकर मैडम, माननीय सदस्य जी कहते हैं अर्थव्यवस्था खाली गई है, तो मैं भी सदन से पूछना चाहती हूँ कि जब बैंकों का पैसा लोन माफी के नाम पर डुबोया जा रहा था, जब घोटालों की बूंद से देश तक छूट रहा था, तब अर्थव्यवस्था को किसने खोखला किया था? बताइए, किसने खोखला किया था? आप ही की तो सरकार थी ना उस वक्त, लेकिन आज जब हमारी सरकार है तब भारत डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। यूपीआई से लेकर स्टार्टअप इकोसिस्टम तक हर सेक्टर में ग्रोथ है, रिकॉर्ड ग्रोथ है। महंगाई की बात करते हैं तो सुन लीजिए, जब आज पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज हमारे भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करोड़ों गरीबों को मुफ्त में राशन दिया है। आप किसानों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों के खातों में सीधे सहायता पहुंचाई गई है। और दोस्तों की बात करते हैं तो वो भी सुन लीजिए, सरकार अपना काम कर रही है। आज बड़े से बड़े उद्योगपति भी कानून से बढ़कर नहीं है। मैं भी शायरी में जवाब दूं कि जो शीशे के घर में रहते हैं वो पत्थर नहीं उछाला करते, कि जो शीशे के घर में रहते हैं वो पत्थर नहीं उछाला करते, और देहात अगर खोल दिया जाए तो कई लोग चेहरे नहीं समझा करते। देश डर से नहीं निर्णय से चलता है, और हमारी सरकार निर्णय लेने से पीछे नहीं हटती। आप आरोप लगाइए और हम काम दिखाएंगे। जय हिंद। इस सरकार ने पहले नोटबंदी लाकर देश की आम जनता की पहले पूंजी छीन ली। कॉर्पोरेट टैक्स लगाकर छोटे व्यापारियों का कारोबार छीन लिया। पेपर लीक करवा करके देश के युवाओं के आंखों से उनका सपना छीन लिया। देश में अग्निवीर लाकर जवानों की उनसे उम्मीद छीन ली। लोगों के घर पर बुलडोजर चलाकर लोगों के आसियाने छीन लिए। देश में महंगाई लाके देश की जनता की थाली से उनके दिवाले छीन लिए। यह झूठ है, यह झूठ की सरकार है। यह सरकार ने जितने वादे सब खोखले हैं। आप अमीरों के कर्ज माफ कर रहे हैं, उद्योगपति में कर्ज माफ कर रहे हैं, लेकिन स्थिति तो यहाँ तक दयनीय हो चुकी है कि एक मिडिल क्लास अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों को खरीदने पर भी 10 बार सोच रहा है। क्योंकि उस पर भी आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स नहीं करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म के फीस तक माफ नहीं कर सकते। आपसे मिडिल क्लास का कोई संबंध नहीं है। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिल ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिल ही लौटा दो, वक्त सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिल ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक, हमें ऐसा कर साहब वक्त
तो पुराने दिन ही लौटा दो। भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू किए गए जो कि हर क्षेत्रों में लागू है। हमारी सरकार किसान के उन्नति के लिए अनेक योजनाएं लागू किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रामीण भंडार योजना। और हमारी सरकार का मानना है कि किसान ही देश को चलाते हैं और किसान ही देश को खिलाते हैं और किसान ही सरकार को दे देती है। जब बात पाकिस्तान की होती है तब हमारे प्रधानमंत्री जी की नसों में नूर के बदले उबलता हुआ सिंदूर रहता है, और जब बात चीन की होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी की मरने हो जाती है। भारत और चीन एक दूसरे का कहा नहीं करते थे, चली गई 100 वर्ष बदलाव की हुई, पर आज चीन बना दुनिया की फैक्ट्री और हम बनते हैं सिर्फ आजाद। उन्होंने सड़कें बनाई, हमने बातें, उन्होंने विज्ञान में उड़ान भरी और हम आपसे लड़ाई में उलझे रहे। उन्होंने अपने मजदूरों को मुक्ति दिया, हमने अपने किसान को दिया क्या दिया? हमने दिया आत्महत्या का तोहफा। बात ये नहीं कि चीन आगे निकल गया, बात ये कि इनकी सरकार आज जमीन में है। पता नहीं पर ये इस तरह दिन में है कि दिल्ली में आयोजित एक इंटरनेशनल एआई समिट में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने चीन की रोबोट को अपना बताकर पूरे विश्व के सामने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के साथ साथ पूरे इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। पर हमारे आईटी मंत्री को कुछ पता ही नहीं चला। अरे पता कैसे चलेगा? दिल बनाने से फुर्सत मिले तभी ना पता चलेगा। और हमारे मंत्री ने तो खुद फोटो उस रोबोट की फोटो को करवा के पूरे विश्व को बताया था, देखो भारत की टेक्नोलॉजी। अरे कोई मंत्री इतना जिम्मेदार और देश कैसे हो सकता है? देश के इतने बेइज्जती की बात कभी वो इस वक्त क्यों नहीं दे रहे? मेरा सवाल आईटी मंत्री से है कि देश में हुए इतने बड़ी गलती का जिम्मेदार कौन है और आईटी के विकास के लिए उनकी सरकार क्या काम दे रही है? अब सुनना चाहते हैं भारत की नीति के बारे में? तो सुनिए, भारत ने सीमा पर अपने संप्रभुता की रक्षा के लिए स्पष्ट और मजबूत रकम है। हमारे सैनिकों ने साहस और संयम दोनों, राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति करना उचित नहीं है और दूषित तकनीक और डिजिटल विकास की तरफ। आज भारत केवल बाजार में है बल्कि बेसिक डिजिटल शक्ति बना। डिजिटल इंडिया ने देश के लाखों लोगों को इंटरनेट और डिजिटल पहुंच दी। इंडिया एआई मिशन के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को अग्रणी बनाने का रोडमैप है और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ऐतिहासिक समय स्वीकृत है। आज भारत दुनिया का डेटा उपभोक्ता देशों में से एक और सबसे किफायती डेटा उपभोक्ता। जहाँ तक किसी एआई समिट या रोबोट के प्रदर्शन का प्रश्न, यदि किसी निजी संस्था द्वारा तथ्यात्मक त्रुटि हुई है तो उसकी जांच हो। सरकार पारदर्शिता से पीछे नहीं है, लेकिन एक आइसोलेटेड
मत ना अब आंकड़े गिनाते हैं ना, आप आंकड़े गिनाते हैं ना, ये क्या आपको पता है कितने सारे परियोजनाओं से कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने सारे व्यापार खड़ा हुआ, कितना पेट पड़ा। और आने के वो साल चलने वाले, आज भारत में शीर्ष पे देश बनना चाहिए। विकसित बड़े लोग मंजिल बनाए, हमारी सरकार संतुलित बनाएगी, मूल्य बनाएगी और विज्ञान के लिए प्रयोगशालाएं बनाएगी। आपकी सोच में विकास और प्रदर्शन एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन हमारे सोच में दोनों एक पूरक है। जिन्हें अपने जोड़ों से शिकायत हो, उन्हें पेट के ऊंचे राज नहीं आती, और जो इतिहास से सच्चाई को अभी इनकी सरकार बोल रही है कि अभी 800 करोड़ चाहिए, दोबारा बनाना पड़ेगा। और इलेक्शन से पहले इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल नंबर 2 की छत को मरम्मत किया था। जैसे ही काम खत्म हुआ, प्रधानमंत्री आए, फोटो खिंचाए और पहली बारिश में छत गिर गई, जिससे लोगों की मृत्यु हो गई। अभी ये द्वारका एक्सप्रेस की बात कर रहे थे ना, पता नहीं वहाँ पे क्या बिछाया है इन्होंने। मुझे तो लगता है कि सोना हीरा बिछाने हैं, क्योंकि जिस सड़क की लागत 550 करोड़ रुपए थी, वहाँ पे इन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च किया है। ये सब महागरत तो चोर लोग हैं, ये चोर लोग ही नहीं, ये राशन के बंदर हैं, जो भी
और एक बार ऐसे करके दुश्मनों को बताया कि ये नेक दुश्मन है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और जब आते भारत की बेटियों की वो जीतने की कोशिश करेंगे तब ऑपरेशन सिंदूर के खानदान उतार देगा। एक दोस्त था जब ये निंदा करते थे, सिर्फ केवल निंदा करते थे, अपने हाथों में चूड़ियां और पैरों में घुंघरू बांधते थे, निंदा करते थे। और एक दोस्त ये है जब हम बदला देते हैं तो आप नहीं होंगे राष्ट्रीय सूर्य की कोई इतफाक नहीं होती, परंतु ये रणनीति और संघर्ष से बनती है। सीमा पर सड़कें बनाई किसने? हमने। आधुनिक हथियार खरीदे किसने? हमने। से भारत की सामरिक शक्ति बढ़ाई किसने? हमने। अरे आप तो की बात करें ना, ऑपरेशन सिंधु के समय पाकिस्तानी मिसाइल आप पर भी पूछे क्यों नहीं गिरा? क्योंकि हम हर एक मिसाइल को आसमान में ये नया भारत की ताकत जो इत्तेफाक से नहीं बल्कि अपने संघर्ष से इस स्थान पर खड़ा हुआ है। और इनको ये भी याद रखना चाहिए कि अपने आतंकवादियों की शुरुआत इन्हीं के दौर से प्रारंभ हुआ था। धन्यवाद। गहराई को समझा नहीं सकते, होठों से कुछ कह
देवदुर्नांगा मुशागार है। इन सबसे निपटने के लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है और सभी ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस लगा रही है, जो कि दो ट्रेन को आपस में टकराने से रोकेगी। जिसमें से केवल 1400 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क पर ही ये डिवाइस लगाया गया है, अगर जो कि 2% से भी कम है। अगर इनकी सरकार पिछले 10 सालों से 2% का ही काम किया है, तो पूरा काम होने में 400 साल लगेंगे। क्या तब तक लोग कुछ नहीं करते रहेंगे? और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सदन के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं के मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना। रेल दुर्घटनाओं के मुद्दों को लेकर हमने पहले भी रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इन रेल दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है यात्री की खराबी तथा सिग्नल की विफलता। इन सब से निपटने के लिए हमने पुरानी मशीनरी तथा सिग्नलों को तुरंत बदलाने का निर्णय लिया है। इन दुर्घटनाओं का दूसरा मुख्य कारण है मानवीय लापरवाही। इसे कम करने के लिए हमने कुशल प्रशासन के द्वारा रेल क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। धन्यवाद। तो का एक नोटिस मिला है, मैंने इसका पर्याप्त जांच कर लिया है और इसी क्रम में मिस्टर आशीष को सदन में अभिव्यक्ति की अनुमति प्राप्त करने के लिए बुला दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है, वे खड़े हो जाएं। आओ, प्रेसिडेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अविश्वास प्रस्ताव को सदन में रखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के औद्योगिक इतिहास का सबसे बुरा समय चल रहा है। देश के कई उद्योग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इस सरकार को केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की चिंता है, परंतु घरेलू उद्योगों के विकास तथा संरक्षण की इन पे कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्योग बंद होने के कगार पे है, बेरोजगारी चरम पर है। यही स्थिति बड़े उद्योगों की भी है। सरकार उद्योगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इससे सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। इस सरकार ने जनता के भरोसे को तोड़ने का काम किया है, करोड़ों जनता की रोजी रोटी को छीनने का काम किया है। ये सरकार जनता विरोधी तथा भ्रष्ट है। मैं यह अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।